So, good morning dear students. Now today I have to start the new chapter in the physics of class 9th, that is the force and laws of motion. ठीक है बेटा, इसके पहले हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट क्राइटेरिया जाने और मोशन से रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए थे। ठीक, आज बेटा हम लोग देखेंगे किसके बारे में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जो हमें टॉपिक्स कवर करके लिए जाने हैं, वो पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा है व्हाट कॉजेज मोशन, तीसरा है आपका फोर्स, चौथा है आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, गैलीलियो आइडिया ऑफ फोर्स एंड मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास वर्सेस इनर्शिया, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं आपके इस चैप्टर में। बेटा कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से आपके बहुत सारे सिलेबस डिलीट किए गए, लेकिन मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा ताकि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी कारणवश छूटने ना पाए। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला हम लोग देखते हैं क्या चीज़, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जो हमें पढ़ना है वो हमें किसके बारे में पढ़ना है, व्हाट कॉजेज मोशन। और देखते हैं व्हाट कॉजेज मोशन। तो बेटा अगर हम लोग इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग मोशन कॉजिंग फैक्टर्स की बात करें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मोशन को कॉज करते हैं, तो इसमें हमें क्या करना होता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। देखो एग्जांपल पहला है कि एक बॉडी जो है, ये बॉल है, ये आपकी रेस्ट पे है, ये आपकी बॉल है और बॉल किस पोजीशन पर है, रेस्ट की पोजीशन पर। और यहाँ पास एक दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पास एक बॉल जो है, यहाँ पास ये आपकी किस में है, ये आपकी मोशन में है, ये इधर से इधर चली आ रही है। ठीक, और एक बॉडी क्या है, एक बॉल क्या है आपका रेस्ट में। ठीक, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पास ये जो बॉल है, अगर तुम्हारे पास जो बॉल है जो रेस्ट में है, ये जो बॉल आपका रेस्ट में है, इस रेस्ट वाली बॉल को हमें किस में लाना है, मोशन में लाना है। सही, और ये जो मोशन वाली बॉल है, बॉल किस में है, मोशन में, इसको किस में लाना है, इसको हमें रेस्ट में लाना है। तो जाहिर सी बात है अगर हमें इस बॉल को अगर मोशन में लाना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स देंगे इसके कारण से क्या होगा, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है। हमने क्या दिया, बाहर से एक फोर्स दिया जिसके कारण से ये बॉल क्या हो गया, मोशन में आ जाएगा। सही है ना, ऐसा ही तो होगा। ठीक, एक्सटर्नल फोर्स आप चाहे पैर से किक करो, चाहे आप उसको हाथ से ढकेलो, ठीक है, बॉल किस में आ जाएगा बेटा, आपका मोशन में आ जाएगा। ठीक तो पहला कंक्लूजन ये निकला कि क्या निकला कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और रेस्ट वाली कंडीशन की बात करते हैं। एक बॉडी मोशन में था जिसको हमें रेस्ट में लाना है, तो इस बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर से इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पास एक्सटर्नल फोर्स फिर से लगाएंगे ताकि ये बॉडी क्या हो जाए, एफ एक्सटर्नल, ताकि ये बॉडी किस में आ जाए, मोशन में है तो किस में आ जाए, रेस्ट में आ जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा कि बॉडी को चाहे आपका मोशन से रेस्ट में लाना हो और चाहे रेस्ट से मोशन में लाना हो, हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पास ही हमारे पास पॉइंट है कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो चाहे आपका एक्सटर्नल फोर्स हो, ठीक है, चाहे आपकी बॉडी रेस्ट में हो और चाहे आपकी बॉडी क्या हो, मोशन में हो, हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ताकि बॉडी को स्टेशनरी से मोशन में लाया जा सके और मोशन वाली बॉडी को स्टेशनरी में लाया जा सके, यानी रेस्ट में लाया जा सके। ठीक है,
नेक्स्ट जो आपका यहाँ पास टॉपिक है वो है आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या चीज? दो टाइप का फोर्स बेटा, एक आपका बैलेंस्ड फोर्स और एक आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, आपका क्या चीज, फोर्स और मोशन से रिलेटेड। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द टॉपिक दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आओ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो अगर हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे तो क्या होता है बैलेंस्ड फोर्स और क्या होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो बैलेंस्ड फोर्स आपके वो फोर्स होते हैं जहां पास नेट रिजल्टेंट फोर्स, जैसे बैलेंस्ड फोर्स आपके वो फोर्स होते हैं जहां पास नेट रिजल्टेंट फोर्स किसी भी बॉडी का जीरो हो जाता है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस डू नॉट कॉज एनी चेंज इन मोशन। क्या लिख सकते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स do not cause any change in what position। सही है ना, do not cause any change in position। ठीक, और मोशन कह सकते हैं। तो ये बेटा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है और डू नॉट कॉज एनी चेंज इन मोशन, यानी यहाँ पास नेट एक्सटर्नल फोर्स जो भी लग रहा होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका क्या हो जाता है, जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट अस सपोज ये आपका टेबल है, ठीक, और इस टेबल पर आपका एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स को एक भाई जो है इधर से धक्का दे रहे हैं जो कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कितना, 5 न्यूटन का। इसके अपोजिट साइड भी एक भाई खड़े हुए हैं और ये भाई जो है इधर से भी कितना, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये आपका फॉरवर्ड फोर्स है, ये फॉरवर्ड फोर्स है, और ये क्या है आपका, ये आपका बैकवर्ड फोर्स है। क्या है बेटा, बैकवर्ड फोर्स है। तो अगर हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स का अगर हम लोग नेट रिजल्टेंट निकालेंगे, इक्वल एंड अपोजिट है ना, ठीक है, तो यहाँ से अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे, नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे वो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ऐसा, ठीक है, तो ऐसे केस में जब नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पास इस ऑब्जेक्ट में मोशन कॉज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका बैलेंस फोर्स कहते हैं। यानी चारों तरफ से लगने वाले फोर्स, चाहे आपका फॉरवर्ड फोर्स हो, चाहे बैकवर्ड फोर्स हो, चाहे आपका डाउनवर्ड फोर्स हो, चाहे आपका अपवर्ड फोर्स हो, ये सारे के सारे अगर बैलेंस हैं, यानी नेट रिजल्टेंट फोर्स इनका काउंट करने पर जीरो आता है, देन दिस इज नोन एज व्हाट, बैलेंस्ड फोर्स। और ये बैलेंस्ड फोर्स ही होता है जिसके कारण से आपका कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में होता है। ठीक है, ये बैलेंस फोर्स ही होता है जिसके कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पोजीशन पर होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और अगर देख लें तो एक एग्जांपल, आपने टग ऑफ वॉर खेला होगा, टग ऑफ वॉर, रस्सी खींचने वाला। तो टग ऑफ वॉर में एक आपका क्या होता है, एक आपकी रस्सी होती है, एक आपकी इस तरह से क्या होती है, रस्सी होती है, रोप होता है, और इसको इधर से कुछ बंदे खींच रहे होते हैं, इधर से कुछ बंदे खींच रहे होते हैं, और इसको इधर से कुछ बंदे खींच रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो। लेकिन अगर आपका दोनों तरफ का फोर्स, मैंने कहा इधर से भी जो फोर्स लग रहा है और इधर से भी जो फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर भी फोर्स आपका लेट अस सपोज 100 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर भी फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, और ये रो आपकी उसी पोजीशन पर टिकी रहेगी। ठीक है ना, यानी किस पर होगी, रेस्ट पोजीशन पर। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो दोनों तरफ लग रहा है, लेकिन नेट रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पास जीरो है, जिसके कारण से आपका ये आपका क्या कहलाएगा, आपका बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो आओ हम लोग अब पढ़ते हैं किस पर, आपका अनबैलेंस्ड फोर्स पर। किस पर, अनबैलेंस्ड फोर्स पर।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किस पर, अनबैलेंस्ड फोर्स पर। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो होगा ये जस्ट इसी का उल्टा होता है। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स की अगर हम लोग बात करेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स की, तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो होता है यहाँ पास क्या होता है बोलो, यहाँ पास जो फोर्सेज होते हैं वो इक्वल ना होकर यहाँ पास क्या होते हैं, अनइक्वल फोर्स। क्या चीज, अनइक्वल फोर्स होता है। ठीक है, और साथ में वहाँ पास याद है हम लोगों ने कहा था कि वहाँ पास क्या होता है, डू नॉट कॉज एनी चेंज इन मोशन, और यहाँ पास कॉज बी इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन, कॉज बी इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आप समझ लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन, यानी यहाँ पास आप देख सकते हो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, वो जीरो क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल, वही टग ऑफ वॉर की अगर हम लोग बात करें बेटा, क्या चीज, टग ऑफ वॉर की, तो टग ऑफ वॉर में मैंने कहा लेट अस सपोज ये रोप था। ठीक है, मैंने कहा ये क्या है, आपका रोप है, और इसको खींचने के लिए यहाँ पर दो बंदे लगे हुए। ठीक है, और इधर से भी दो बंदे लगे हुए। ठीक है, लगातार इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जब टग ऑफ वॉर में लेट अस सपोज अभी तक तो फोर्स 100 न्यूटन था, यहाँ पर लेट अस सपोज इधर से फोर्स 100 न्यूटन लगा और यहाँ से फोर्स 150 न्यूटन हो गया, तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स का अगर नेट रिजल्टेंट निकालोगे तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इधर का क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो कि 50 न्यूटन का ज़्यादा है, जिसके कारण से मोशन किधर की ओर होगा, आपका मोशन आपका इस तरफ की ओर हो जाएगा, और इस तरह का फोर्स आपका क्या कहलाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही आपका कोई भी बॉडी मोशन कॉज करती है, अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण ही कोई बॉडी आपकी मोशन कॉज करती है। ठीक है, वही अगर मान लो लेट अस सपोज मैंने कहा वही एक आपका क्या था, एक मैंने टेबल लिया और इस टेबल पर मैंने क्या रख दिया था, इस टेबल पर मैंने एक कंटेनर रख दिया। इस कंटेनर में मैंने कहा इधर से एक भाई फोर्स लगा रहा है और इधर से एक भाई फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, मैंने कहा इधर वाले भाई का फोर्स जो है वो आपका 100 न्यूटन है और इधर वाले भाई का फोर्स जो है ये कितना है, आपका 50 न्यूटन है। तो एक चीज़ बताओ, इधर से 100 न्यूटन का और इधर से कितना 50 न्यूटन का, तो आपका नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा क्या, नहीं, नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। यहाँ की 50 न्यूटन वाले फोर्स को इसका 50 न्यूटन कट करके आपका 50 न्यूटन इधर की ओर, किस तरफ की ओर, इधर की ओर एक्स्ट्रा बढ़ेगा, जिसके कारण से इस बॉडी में मोशन किधर की हो रहा है, इस तरफ। ठीक, तो यानी इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह का जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं, आपका अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा आपका फोर्स एंड फोर्स के बारे में। ठीक है, व्हाट कॉजेज मोशन, और पढ़ा हम लोगों ने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। आओ अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, जो हमारा मेन यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करना है। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो बेटा लॉज ऑफ मोशन देखेंगे तो लॉज ऑफ मोशन आपके 3 लोग आए थे। ठीक है, शुरुआत एरिस्टोटल ने की थी। किसने, एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये एक्चुअली साइंटिस्ट कम फिलोसफर ज़्यादा थे। ठीक है ना, इनकी फिलॉसफी जो साइंस के लिए थी वो बड़ी घातक होती थी, इनकी फिलॉसफी सही हुआ करती थी। ठीक है, दूसरा आपके गैलीलियो है। क्या है बेटा, कौन है, गैलीलियो है। और तीसरे में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, आपका न्यूटन्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, न्यूटन्स के बारे में। तो शुरुआत किसने की थी, आपका एरिस्टोटल ने की थी। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आई होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या आई होगी, गड़बड़ी आई होगी। तो आपके गैलीलियो ने उसको सही किया और फिर गैलीलियो के भी कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आई थी। तो लास्ट में हम लोग जो इस समय पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं पहला क्या है, एरिस्टोटल लॉज ऑफ मोशन, एरिस्टोटल लॉज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। पहला क्या है बेटा, एरिस्टोटल लॉज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन।
एरिस्टोटल लॉज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो अगर हम लोग एरिस्टोटल लॉज ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो इन्होंने एरिस्टोटल ने कहा था, ठीक है, कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बॉडी कीप इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या थी? एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, यानी किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में ले आने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू रखने के लिए आपका क्या जरूरत पड़ेगी? एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी बेटा? एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर ये बंदा, ये लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को ये एक बंदा इधर से क्या हो रहा है? घसीटते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है, घसीटते हुए क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरफ की ओर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है ये, ताकि इस बॉडी को क्या हो सके? मोशन में ले जा सके, यूनिफॉर्म मोशन में ले जा सके। तो इनका ये थ्योरी तो चलिए ठीक थी, लेकिन अगर आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पास केवल एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है क्या बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में लेने के लिए? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पास यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था तो यहाँ पास एक छोटा सा, यहाँ पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कोलाइड करता है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट का कोलाइड करने पर यहाँ पास एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। क्या लगता है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जब तक आपका एक्सटर्नल फोर्स, जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा ना हो जाए तब तक बॉडी मोशन में नहीं आ सकती है। यानी आप यहाँ से कह सकते हो कि केवल एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमें फ्रिक्शनल फोर्स से एक्सटर्नल फोर्स को हमें ज़्यादा ले जाना होता है, तब जाकर आपका बॉडी मोशन में आती है। तो जबकि एरिस्टोटल ने कहा था कि केवल एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में ले जाने के लिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पास कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी, ठीक है, अगर मान लो कोई बॉडी फ्रिक्शनल फोर्स एकदम खत्म हो जाए, ये आपका सरफेस था और इस सरफेस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है और ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पास तब तक टिका रहेगा, तब तक ये रेस्ट की पोजीशन में रहेगा जब तक कि यहाँ पास आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अगर यहाँ पास फ्रिक्शनल फोर्स अगर खत्म कर दोगे बेटा तो ये बॉडी अपने आप मूव करना शुरू कर देगी। बॉडी क्या होगी? अपने आप मूव करना शुरू कर देगी। तो जाहिर सी बात है, अगर बॉडी अपने आप मूव करना शुरू कर दी तो यहाँ पास एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ी क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो एरिस्टोटल का यही कॉन्सेप्ट क्या हो गया था, गैलीलियो ने गलत साबित कर दिया कि यहाँ पास अगर फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पास केवल एक्सटर्नल फोर्स नहीं, हमारे पास क्या होता है? एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिस फ्रिक्शनल फोर्स के बिना आपकी कोई बॉडी, अगर फ्रिक्शनल फोर्स को हटा ही देंगे, अगर फ्रिक्शनल फोर्स को अगर काउंट ही नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मूव कराने के लिए, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या चीज़, ड्रॉबैक इसका, एरिस्टोटल का, ठीक है। एरिस्टोटल का क्या था आपका? एरिस्टोटल का ये क्या था आपका, ठीक है, ड्रॉबैक था। तो इसके अगर हम ड्रॉबैक की बात करेंगे तो और ड्रॉबैक भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन निकल कर क्या आया? बोलो, कंक्लूजन निकल कर आया कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन ओनली इफ रेजिस्टिव फोर्स लाइक फ्रिक्शनल एंड विस्कस फोर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, सही है ना। कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि एन एक्सटर्नल फोर्स is required to keep body in uniform motion if resistive force, कौन सा फोर्स? रेजिस्टिव मतलब रोकने वाला, ठीक है। if resistive force like frictional force and viscous force
आर प्रेजेंट, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी को मोशन तभी आपका यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए जरूरत पड़ेगा जब तक आपका क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स वहाँ पास प्रेजेंट नहीं होगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स को तुम हटा ही दोगे तो वहाँ पास तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये था आपका क्या, फेलेकी कहते हैं, फेलेकी मतलब फेल्योर, ठीक है, फेल्योर ऑफ, ठीक है, एरिस्टोटल, ठीक है। नेक्स्ट आपके इसी कंक्लूजन को सही करने आपके कौन आए थे, कौन आए थे बेटा, गैलीलियो आए थे। कौन आए थे, गैलीलियो। तो आओ हम लोग देखते हैं गैलीलियो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन। कैसे, गैलीलियो लॉ। तो गैलीलियो ने जो लॉ दिया था, उन्होंने कहा था बेटा, ए बॉडी मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस शुड मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इन्होंने अब फ्रिक्शन से जोड़ दिया, ए बॉडी मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, a body move on a frictionless surface moves with a what, constant velocity। यानी अगर कोई बॉडी होगी, अगर वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर अगर मूव करेगी तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, एक रफ सरफेस ले लेते हैं और एक उस सरफेस ले लेते हैं। तो आओ बेटा इसके कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। गैलीलियो ने कहा कि बॉडी अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मूव करेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। चलो आप देखते हैं। इनके कहने का मतलब था कि अगर कोई बॉडी अगर एक रफ सरफेस पर जा रही है और एक स्मूथ सरफेस पर जा रही है, तो जो रफ सरफेस वाला यानी अगर फ्रिक्शन तुम हटा दोगे तो वहाँ पर बॉडी अपने आप मूव करना शुरू कर देगी। यानी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉडी रेस्ट में नहीं होगी। तो इसका मतलब इनका हम ड्रॉबैक निकाल देते हैं। तो ड्रॉबैक और इनके बातों का जवाब दे देते हैं। ड्रॉबैक ये निकलेगा बेटा, लेट अस सपोज एक बॉडी यहाँ पास भी तो है, ये रही एक बॉडी, ठीक है ना। मैंने कहा इस बॉडी पर क्या किया, हम लोगों ने फोर्स लगा दिया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, सही है ना। क्या चीज, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। और यहाँ पास मैंने कहा कि नेट रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कितना है आपका, 0। नेट रिजल्टेंट फोर्स 0। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 है यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पास अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 है तब भी तो बॉडी रेस्ट में है, सही है ना। यहाँ पर फोर्स लग रहा था, देखो ध्यान से आप, फोर्स लग रहा था और फोर्स लगने के बावजूद भी बॉडी किस में है, रेस्ट में। जबकि गैलीलियो ने कहा, क्या कहा, गैलीलियो ने कहा कि अगर बॉडी को फ्रिक्शनलेस बना दिया जाए, यानी बॉडी, मैंने कहा ये एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस था, ठीक है, यानी बॉडी को अगर फ्रिक्शनलेस बना दिया जाए तो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पर बॉडी मूव करेगा तो अपने आप मूव करना शुरू कर देगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास ये फ्रिक्शनलेस सरफेस था, लेकिन मैंने चारों तरफ से इक्विवेलेंट फोर्स दे दिया, जिसके कारण नेट रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 आ गया, ठीक है। तो फोर्स लगते हुए भी बॉडी किस में है, रेस्ट में है, जबकि ये बॉडी किस पर रखा था, आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ था, ठीक है। तो ये आपका क्या निकला, ड्रॉबैक किसका, आपका गैलीलियो का। साथ में कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन की भी तो बात किया इन्होंने, तो यूनिफॉर्म मोशन की भी बात करोगे तो यूनिफॉर्म मोशन में भी आपका इनिशियल वेलोसिटी u, सही है, और आपका फाइनल वेलोसिटी जो होगा v, ठीक है। आपका इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v आपके सेम होंगे, जिसके कारण से नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सही है ना। क्या हो जाएगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। जबकि हम लोग यहाँ पास देख रहे हैं कि गैलीलियो ने कहा था कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर अगर बॉडी को रख दिया जाए, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर बॉडी को अगर रख दिया जाए तो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है, यानी वहाँ पास कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पास देखो हमने ड्रॉबैक निकाल दिया कि अगर फोर्स हमारा लग भी रहा है ना चारों तरफ से, तब भी बॉडी रेस्ट में हो सकती है, भले ही उसको फ्रिक्शनलेस सरफेस पर तुमने रख दिया हो या ना रखा हो,
ठीक है, तो ये था हमारा एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट, एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, और ये था हमारा गैलीलियो का कॉन्सेप्ट लॉज ऑफ मोशन पर। अब जो हमें पढ़ना है बेटा, जो मेन है आपका वो क्या है, न्यूटन्स का है, क्योंकि शुरुआत आपकी एरिस्टोटल और गैलीलियो ने की थी, इस वजह से इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो हमारे पास अब जो आएंगे वो कौन आएंगे, आपके न्यूटन सर आएंगे, और न्यूटन सर ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, आपके इन दोनों के ड्रॉबैक को दूर करते हुए आपके 3 लॉ दे डाले, और उन्हीं 3 लॉ पर आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपको आज के टॉपिक में हम लोगों ने इतने टॉपिक्स पढ़े, कहाँ तक, गैलीलियोस लॉज ऑफ मोशन तक। ठीक है, बाकी हम लोग बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आप इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो इसको आप एक अच्छी सी नोट्स बनाइए और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।